हेलो स्टूडेंट, कल जो हमने इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह, उसके बाद में रजिया, रजिया के बाद में जो है बैराम शाह, बैराम शाह के बाद में अलाउद्दीन मसऊद शाह, और अलाउद्दीन मसऊद शाह के बाद में नासरुद्दीन महमूद जो है गद्दी पर बैठे थे। और नासरुद्दीन महमूद जो था अंतिम था उनके पुत्रों में इल्तुतमिश के, और उसकी 1265 में मृत्यु हुई थी। 1265 में उसकी मृत्यु के बाद बलबन जो है गद्दी पर बैठता है, बलबन जो है गद्दी पर बैठता है। वो बेहद ही योग्य शासक था और उसने बहुत लंबे पीरियड तक जो है शासन किया था। तो आज हम है बलबन के बारे में पढ़ेंगे। बलबन जो है कौन था, कहाँ उसका जन्म हुआ था, कैसे उसका जो है उत्थान हुआ था, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। तो बलबन जो है, बलबन का जन्म जो है तुर्किस्तान में हुआ था, तुर्किस्तान में इल्बारी कबीले में। कौन से कबीले में हुआ था? इल्बारी कबीले में हुआ था, तुर्किस्तान में। ठीक है। और उसका जो पिता था वो 10,000 परिवारों का खान था, 10,000 परिवारों का खान था। तो इस प्रकार बलबन का जो जन्म है एक संपन्न परिवार में हुआ था, लेकिन बाकी को कोई कुछ और ही मंजूर होता है। और बाद में जो मंगोल होते हैं वो उसको उठा लेते हैं, उसको अपहरण कर लेते हैं और उठाकर उसको ले आते हैं और बसरा में जो है दास के रूप में बेच देते हैं, बसरा में दास के रूप में बेच देते हैं। और उसे जो खरीदता है वो होता है ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी, ख्वाजा जमालुद्दीन बसरी उसको खरीद लेता है और वो उसको खरीदकर जो है उसकी अच्छी परवरिश करता है और उसे विभिन्न जो विद्याओं में पारंगत कर देता है। बाद में जो है वो उसको लेके 1232 ईस्वी में जो है दिल्ली जाता है। और 1232 ईस्वी में आपको जैसे पता है कि इल्तुतमिश का शासक था, वो उसको खरीद लेता है। और फिर बाद में इल्तुतमिश उसकी सेवाओं से बहुत प्रभावित होता है, उसके गुणों से बहुत प्रभावित होता है और उसको जो है खास बर्दा के पद पर उसको नियुक्त कर देता है। बाद में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जो है रजिया जब शासन सदा बैठती है वो उसका मुख्य समर्थक होता है और रजिया जो है उसको अमीर शिकार के पद पर नियुक्त करती है। कौन से पद पर नियुक्त करती है? अमीर शिकार के पद पर। उसके बाद में रजिया का भाई जो बैराम शाह शासक बनता है, तब उसको जो है अमीर आफूर अस्तुशाला का जो प्रधान होता था, अस्तुशाला का प्रधान के पद पर जो है उसको नियुक्त किया जाता है, अमीर आफूर को। फिर बाद में नासरुद्दीन महमूद के काल में जो है उसे नायब के पद पर नियुक्त किया जाता है। कौन से पद पर नियुक्त किया जाता है? नायब के पद पर। जो बैराम शाह के समय जो है अस्तित्व में आया था पद नायब का, उस पर जो है उसको नियुक्त किया जाता है। और नायब के पद पर जो है वो 20 वर्ष तक कार्य करता है। एक साल को छोड़कर, जब रेहान जो है एक साल के लिए बीच में नायब बना था, उसको छोड़कर जो है लगभग 20 साल तक जो है उसने नायब के पद पर कार्य किया था और सल्तनत की महत्वपूर्ण सेवा की थी, है ना। विभिन्न विद्रोहों का जो है उन्होंने दमन किया था, मंगोलों का प्रतिरोध किया था, मंगोलों को जो है उन्होंने आगे बढ़ने से रोका था। तो इस प्रकार 20 वर्ष तक का उसने नायब के रूप में कार्य किया था। लेकिन बाद में जब 1263 ईस्वी में जो है नासरुद्दीन महमूद की मृत्यु होती है तो वो गद्दी पर बैठता है। और फिर बाद में गद्दी बैठने के बाद में उसको क्या क्या कार्य करता है और वो समस्या है इसके बारे में देखते हैं। तो जब शासक बनता है तो उसके सामने बहुत सारी समस्याएं होती है। उनमें से जो पहली समस्या थी वो तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा, तुर्क अमीरों की महत्वाकांक्षा। जो तुर्क अमीर थे और विशेष रूप से चालीसा के जो सदस्य थे, मैंने आपको बताया था चालीसा का जो गठन है वो इल्तुतमिश ने किया था, हाँ। और वो अभी भी 40 जो गुलामों का दल है वो अभी अपनी शक्ति में था और बलबन भी उसी में से एक था। वो उनको अच्छी तरह से जानता था कि उनकी महत्वाकांक्षा का लेवल क्या है ना। तो वो चाहता था कि उनका जो है पतन किया जाए। तो इसके लिए उसने जो है क्या किया, तो उसने जो है उन सुल्तानों को पतन करने के लिए कईयों को जो है उसने मरवा डाला, कईयों को जो है जेल देकर मरवा डाला, कईयों का जो दूर स्थानों पर स्थानांतरण करवा दिया, कईयों का जो है बड़े दरबार में अपमानित किया, जैसे मलिक बकबक और हेबत खान जो उनके समकक्ष अमीर थे, उनको जो है जनता के सामने कोड़े लगवाए। तो इस प्रकार जनता की नजर में ऑटोमेटिकली जो है इनका सामान गिर गया। फिर जो है अमीर खान जो आपके अवध का सूबेदार था, उसे तुगलक खान के खिलाफ भेजा गया, लेकिन वो उसे हार गया। तो उसे इतना गुस्सा आया कि उसने जो है उसको मार डाला और उसका जो सर है वो अवध के फाटक पर जो है लटका दिया। शेर का जो उसका चचेरा भाई था उसको भी उसने जेल देकर मरवा दिया। तो इस प्रकार उसने धीरे धीरे जो है जो चालीसा दल था, जो तुर्क गुलामों पर
का सफाया कर दिया। अब जो है बात करते हैं हम इसका राजत्व का सिद्धांत। राजत्व दूसरी समस्या इसकी ये थी कि जो राजा का या सुल्तान का जो पद प्रतिष्ठा थी जनता की नजर में वो बहुत गिर गई थी, क्योंकि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद में जो जितने भी शासक आए थे वो इतने अयोग्य थे कि जनता की नजर में उनकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। तो जो जो जनता की नजर में उनकी वैल्यू गिर गई थी उसको वापस स्थापित करना बलवन के लिए महत्वपूर्ण कार्य था। ठीक है, तो इसके लिए उसने जो है राजत्व का सिद्धांत बनाया। राजत्व का सिद्धांत अपनी तरफ से दिया और उसने क्या किया, राजत्व का सिद्धांत में कुछ उपाधि धारण की, जैसे जिले जिले इलाई, नियाबतें बुलाई, है ना, मतलब अल्लाह का प्रकाश है ना, या जो है अल्लाह का मतलब जो है प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार की कुछ उपाधि उन्होंने धारण की थी। इसके आधार पर इसने साबित करने का प्रयास किया कि सुल्तान जो होता है वो अल्लाह का प्रतिनिधि होता है, और जैसे हम अल्लाह की के सामने नतमस्तक होते हैं, उसके हर आदेश का जो है हम मानते हैं, वैसे ही सुल्तान का भी जो है आदेश हमें मानना चाहिए। उसे हमें जो किसी प्रकार का विरोध नहीं करना चाहिए, है ना, और उसकी हर बात को बिना किसी सवाल जवाब के ग्रहण करनी चाहिए। तो इस प्रकार वो निरंकुश शासक के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहता था। फिर बाद में जो है उसने कुछ अपना लेवल बढ़ाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, अपने आचार विचार के जो स्तर बनाने के लिए उसने क्या किया कि दरबार में जो है दरबार में शराब पीना, है ना, या हंसी मजाक करने का प्रतिबंध लगा दिया कि कोई भी दरबारी उसके सामने हंसी मजाक नहीं कर सकता था, दारू पी के या शराब पी के जो है दरबार में नहीं आ सकता था। ठीक है, इसके अलावा जो है उसने कुछ ईरानी परंपराएं अपनाई। उसने जो है हालांकि वो शुरुआत में जब दिल्ली आया था दास ही था, तो उसने जो ताकि भावना से निकलने के लिए जो है अपने आप को उस कुल का साबित करने के लिए उसने क्या किया, कुछ ईरानी परंपराओं को अपनाया, है ना, जैसे ईरानी जो परंपराएं जैसे पायरोस, जमीदोस, है ना, ये कुछ सम्मान प्रकट करने की, जैसे पैरों को चूमना, हाँ, या घुटना के ऊपर बैठकर जो है उसे सम्मान प्रकट करना, ये कुछ परंपराएं थी। इसके अलावा जो उसने नवरोज का त्योहार जो ईरानी त्योहार है वो अपनाया। ठीक है, तो ये कुछ ईरानी परंपराएं अपनाई। इसके अलावा जो उसने ईरानी शासक जो फिरदौसी के स्थान में वर्णित है अब्बासिया, उसका अपने आप को वंशज बताया। तो इस प्रकार अपने आप को हायर लेवल का जो है उसने सिद्ध किया। ठीक है, इसके अलावा जो उच्च कुल का समर्थक था वो जो है उच्च कुल को पसंद करता था, और निम्न कुल को जो है वो उच्च अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं मानता था। वो चाहता था कि उसके दरबार में जो भी व्यक्ति नियुक्त किया जाए वो उच्च कुल का हो, है ना, उच्च कुल का हो, और निम्न कुल का व्यक्ति जो है उसको नजर नहीं आना चाहिए। वो उसको ऐसा फील होता था कि मैंने कहता है कि जब वो कहता था कि जब मुझे निम्न कुल का कोई व्यक्ति नजर आता है तो मेरी जो है सिरों में नसों में जो है उफान आ जाता है ना, मेरा ऑटोमेटिकली हाथ जो है तलवार पे चला जाता है कि मैं उसको मार डालूं। ठीक है, इतना वो गणना करता था। ठीक है, अब अगली ये जो राजत्व का सिद्धांत देखिए उसने जो है कुछ प्रतिष्ठा जो है जनता की नजर में सुल्तान की स्थापित कर दी। अब अगली जो समस्या थी इसकी वो थी मेवाती व राजपूत। मेवाती व राजपूत, तो मेवाती व राजपूत लोग जो थे ये जो परेशान करते थे, लूटमार करते थे, है ना, मेवाती दिल्ली के क्षेत्र में जो है लूटमार करते थे, कई बार राजधानी घुसाते थे। तो इनको जो है दमन करने के लिए उसने जो है अपनी सेनाएं भेजी और उनको जो है पूरी तरह से उनका पतन कर दिया, उनको बंद कर दिया। और आसपास के क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों में वो निवास करते थे, आसपास के जहां पर वो छुप जाते थे जंगलों को कटवा के, वहां पर जो है किलों का निर्माण करवा दिया। ऐसे किले थे जलाली, काम्पिली, पटियाली और भोजपुर। जलाली, काम्पिली, पटियाली और भोजपुर, ऐसे किलों का निर्माण करवाया और वो अफगान सैनिकों को नियुक्त कर दिया ताकि वो भविष्य में जो है कभी वापस विद्रोह नहीं कर सके। अब अगली समस्या थी वो था बंगाल का विद्रोह। क्या था? बंगाल का विद्रोह। तो बंगाल का विद्रोह जो है, बंगाल का शासक उस समय था तुगलक खान। क्या था? तुगलक खान। आपको पता है बंगाल जो है दिल्ली से बहुत दूर पड़ता है, और इसी दूरी का फायदा उठाकर बार-बार जो है बंगाल के जो गवर्नर होते थे ना, वो जो है बार-बार विद्रोह कर देते थे। तो इस प्रकार जो है बलवान के समय में तुगलक खान ने जो विद्रोह किया, तो उसको जो है विद्रोह को दमन करने के लिए अमीर खान को भेजा गया था, है ना, लेकिन जो है बाद में जिसको भी भेजा गया वो असफल रहा। तो फिर बाद में बलवान उसको दमन करने के लिए खुद गया। ठीक है, और फिर बाद में उसको तुगलक खान को हरा के, है ना, वध कर दिया गया। उसके परिवार के लोगों का, है ना, और संबंधियों का सबका जो है वध कर दिया गया और बंगाल का अधिकार कर लिया गया। और फिर बंगाल का अधिकार करके अपना जो द्वितीय पुत्र था बुगरा खान, वहां का जो है उसको सुबेदार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो बंगाल समस्या समाप्त हो जाता है। अब जो है कुछ उसने दिल्ली का जो अच्छा संकट करने के लिए, दिल्ली के संतुलन को सुदृढ़ करने के लिए कुछ बेहतर कार्य किए। जैसे उसने गुप्तचर विभाग का स्थापना की। किसकी स्थापना? गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। आपने देखा होगा कि पहले विद्रोह ज्यादा होते थे। विद्रोह इसलिए होते थे कि कोई भी आदमी, जो कोई भी अमीर है, कोई भी तुर्क है,
जो प्लानिंग बना था वो क्रियान्वित हो जाती थी, क्योंकि उसकी पहले किसी को भटक ही नहीं लगती थी। लेकिन उसने सुदृढ़ गुप्तचर व्यवस्था की स्थापना की, ताकि वो अमीरों को किसी गुप्त लगाते करता था, ताकि वो जो है अमीरों के बारे में उसे पहले से ही जानकारी दे दे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है विद्रोह कम हो गए गुप्तचर विभाग की स्थापना से। दूसरा जो पद इसने स्थापित किया था आरिजी मलिक। पहले जो स्थायी सेना नहीं होती थी, स्थायी सुल्तानी जो स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन उसने जो है स्थायी सेना का निर्माण किया, किसने? बलबन ने। और एक नया विभाग बनाया आरिजी मलिक। ठीक है, आरिजी मलिक जो है एक नए पद का स्थापना की। ठीक है, जो सेनाई भर्ती का उनका प्रशिक्षण कार्य देखता था। फिर है जागीरों की व्यवस्था। जागीरों व्यवस्था जो है उसने की, देखो तो इसके समय एकता पट्टा की शुरुआत हुई थी, और उन्होंने जो है सैनिकों को वेतन के बदले में एकता दी थी, है ना, एकता या जागीर जो है उसने दी थी। ठीक है, और बाद में वो उसी समय से वैसे चली आ रही थी। कई सैनिक मर गए थे या कोई सैनिक सेवा नहीं कर रहे थे, फिर भी उस भूमि का उपयोग कर रहे थे, तो उन्होंने ऐसे जागीरों की जांच करवाई, और जो लोग जो है उसके काबिल नहीं थे उनको उससे वंचित कर दिया गया। अब अगला जो समस्या थी वो थी मंगोल आक्रमण। उसके समय में जो है मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे, मंगोल आक्रमण बहुत हुए थे। उसके टाइम में जो है पहले जब नायब था तब शेर खान ने जो है मंगोल आक्रमण का जो है डटकर मुकाबला किया था। फिर अपने शासनकाल में जो है उसने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए उसने क्या किया था, उत्तर से सीमा को दो भागों में बांट दिया था, दोनों अपने पुत्रों को बांट दिया था, मोहम्मद और उग्रगा के बीच में। तो लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर का जो क्षेत्र है वो मोहम्मद को दिया था। लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर क्षेत्र जो है किसको दिया था? मोहम्मद को। और सोनाम, समाना और भटिंडा का क्षेत्र जो है उग्रगा को सौंप दिया था। और वहां पर जो है ये जो किले बना, सुदृढ़ किले बनवाए थे, वहां पर परमानेंट जो है सेना रख दी गई थी, है ना। ऐसा नहीं था कि पहले क्या होता, पहले सुल्तान टाइम में जो है जब मंगोल आक्रमण कर देते थे तो दिल्ली से सेना रवाना होती थी, तब तक वो बहुत सारे भाग पर एंटर कर लेते थे और उनके लिए थोड़ा सामना करना मुश्किल हो जाता। बट जो है उन्होंने अच्छी तरह से व्यवस्था की कि उन्होंने वही किले बनवा दिए, दुर्ग बनवा दिए, हाँ, जो टूटे फूटे थे उनकी मरम्मत करवा दी, और वहां पर स्थायी सेना का निर्माण रख दिया परमानेंटली। तो इस प्रकार जो है मंगोलों का सामना करना आसान हो गया। तो इस प्रकार ये बलबन के समय की कुछ जो है घटनाएं थी। लेकिन इसमें जो है 1286 में क्या होता है कि जब मंगोलों का आक्रमण होता है तो उसमें जो उसका बड़ा पुत्र होता है मोहम्मद, वो मारा जाता है, और मारने की वजह से जो है वो उसको लेकर बहुत दुखी हो जाता है और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहता है, और उसके दुख की वजह से 1286 ईस्वी में बलबन की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार बलबन जो है दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण शासक था। ठीक है, तो आज हमने जो है बलबन के बारे में पढ़ा, कल जो है हम बलबन के उत्तराधिकारियों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।